तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हालात धीरे धीरे एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ने लगे। रहस्य गहरे हुए, किरदारों के फैसले भारी पड़ने लगे और कुछ ऐसी परतें खुली जिनका असर आगे पूरी कहानी पर पड़ने वाला था। अब कहानी एक नए पड़ाव पर पहुंच चुकी है। एक नई ज़मीन, नए लोग और एक ऐसा भविष्य जो आसान नहीं होने वाला। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। चैप्टर 1292, जहां किस्मत ने अगला पासा फेंक दिया है और जिसका नाम है एंटरिंग बायम फॉर द फर्स्ट टाइम। रेजिस्टेंस का विशाल जहाज जैसे ही बंदरगाह पर लगा, सिटी ऑफ सिल्वर के सारे लोग पहले से तैयार किए गए कपड़े पहनने लगे। गोल गले की शर्ट्स, भूरे रंग की जैकेट्स, ढीले पेंटालून्स और गहरे रंग की कैप्स। फिर वे ओरेकल डेनिस के पीछे पीछे जहाज से नीचे उतरे, बायम यानी सिटी ऑफ जेनेरोसिटी में दाखिल होने के लिए। ये कपड़े इसलिए नहीं थे कि कोई फैशन दिखाया जाए, बल्कि इसलिए कि वे बहुत ज़्यादा अलग ना दिखें। चलते चलते लियावल ने अपने हाथ पैर हिलाए और धीमी आवाज़ में एल्डर डेरिक से बोला कि ये कपड़े लड़ाई के लिए बिल्कुल आरामदायक नहीं हैं। इनमें तो हथियार घुमाना भी अटपटा लगता है। डेरिक ने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया कि अभी लड़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है छिप कर रहना। वे बाहर के लोग हैं और नहीं चाहते कि पहली ही नज़र में सबकी आंखों का निशाना बन जाएं। मगर एक बात वह भूल गया था कि इतनी आसानी से छुपा भी नहीं जा सकता। कैंडिस ने चारों ओर जल्दी से नज़र घुमाई और घबराकर फुसफुसाई कि सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं। सच यही था। बंदरगाह पर काम करने वाले मजदूर, कोई अधनंगा, कोई खुरदरे कपड़ों में, सब उन अजीब से पर्यटकों को घूर रहे थे। एक बायम का सिटीजन जिसकी कांसे जैसी त्वचा और हल्के घुंघराले बाल थे, अनायास ही बुदबुदा उठा कि ये लोग कितने लंबे हैं। उसकी अपनी ऊंचाई मुश्किल से 160 के आसपास थी, जो इस कॉलोनियल दौर में आम बात थी। जबकि सिटी ऑफ सिल्वर के लोग डेरिक को छोड़कर औसतन 2.3 मीटर से ऊपर थे और कुछ तो 2.5 मीटर से भी लंबे। ऐसे हाफ जाइंट्स चाहे जैसे कपड़े पहन लें, भीड़ में चमक ही जाते हैं। एक लॉयनिस सज्जन जिसने टॉप हैट और फॉर्मल सूट पहन रखा था, अपने साथी से कान में कहने लगा कि क्या स्लेव ट्रेड फिर से शुरू हो गई है। शायद ये सब फेसेक के गुलाम हों। आखिर उसके दिमाग में इतनी लंबाई वाले लोगों की यही छवि बैठी थी। वो बारबेरियन जो खुद को जायंट्स का वंशज बताते हैं। उसका साथी माथा सिकुड़कर बोला कि बात जचती नहीं। ज़्यादातर फेसेकियंस की आंखें लाइट ब्लू होती हैं और इतने सारे लोग 2 मीटर से ऊपर, ये तो नोबल्स या हाई रैंकिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो सकते हैं। फेसेक में ऊंचाई हमेशा से स्टेटस से जुड़ी रही थी, खासकर सेना में। असल में यह सब बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स का असर था। जाइंट पाथवे या रेड प्रीस्ट पाथवे की पोशंस, पीढ़ियों से चला आ रहा खून और नोबल्स के बीच गठबंधन। सिटी ऑफ सिल्वर के लोग भी उसी तरह के थे, बस वे खुद नहीं जानते थे कि बाहर वाले उन्हें किस नज़र से देख रहे हैं। इतनी निगाहों के बीच सिटी ऑफ सिल्वर के लोग बेचैन होने लगे। उन्हें लगा कि जैसे वे फिर से उस कर्स्ड लैंड में लौट आए हों, जहां अंधेरे में चलते समय हर पल किसी मॉन्स्टर की नज़र महसूस होती थी। लेकिन डेरिक शांत था। उसने चारों ओर देखा और अपने साथियों से कहा कि इनमें कोई दुश्मनी नहीं है। उसे यकीन था, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था। उसे पता था कि मिस्टर हैंग्ड मैन इसी शहर में है और यह जानकर उसका दिल हल्का हो गया। वह मिस्टर फूल के मैसेंजर पर अविश्वास नहीं कर सकता था। बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी गॉड को बेवजह परेशान नहीं करना चाहता था। और सच कहें और बाहरी दुनिया में अपने मसले खुद सुलझाने का आत्मविश्वास अभी उसमें पूरी तरह नहीं आया था। ऐसे में एक अनुभवी, चालाक और भरोसेमंद लोकल का साथ होना सबसे सही विकल्प था। डॉक से निकलकर जब वे सड़क पर पहुंचे तो नज़ारा अचानक फैल गया। लोगों की संख्या, आवाज़ों का शोर, सब कुछ पहले से कई गुना ज़्यादा था। सिटी ऑफ सिल्वर के लिए यह उनके सबसे बड़े
हार्वेस्ट फेस्टिवल से भी ज़्यादा जीवंत था। हर तरफ अजीब कपड़ों में लोग, कोई तेज़ी से चलता, कोई टहलता हुआ, कोई बड़े बड़े फल उठाए हुए। कुछ लोग पाइप से लिक्विड पी रहे थे, कुछ वैसी ही पाइस खा रहे थे जैसे उन्होंने जहाज पर देखी थी। घोड़े जैसे जीवों से खिंचती गाड़ियाँ, तेजी से दौड़ती मेटेलिक चीज़ें और मसालों की मिली-जुली खुशबू, सब कुछ मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गए हों और उनके लिए सच में यह दूसरी ही दुनिया थी। डर और असहजता के बावजूद इस जगह में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे आत्मा के भीतर धूप उतर रही हो। डेरिक और बाकी लोगों के मन में एक ही सवाल उभरा, क्या यही वह जगह है जहां हम बसेंगे, लड़ेंगे और अपनी अगली पीढ़ी पैदा करेंगे? जवाब उन्हें खुद नहीं पता था, मगर उन्होंने इसे ठुकराया भी नहीं। डेनिस यह सब देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये तो सिर्फ बायम है, अगर इन्हें टायर या बैकलैंड ले जाया जाए तो शायद इनके पैरों से ज़मीन खिसक जाए। मगर वह अब मिस्टर फूल का मैसेंजर था, उसे किसी डियटी की छवि खराब नहीं करनी थी। एक शानदार होटल के सामने रुककर डेनिस ने फ्लुएंट जोटुन में बताया कि रात यहीं बिताई जाएगी और अगले दिन शहर से बाहर निकलेंगे। सिटी ऑफ सिल्वर के लिए ज़मीन पहले से ही तय कर दी गई थी, जंगल के उस पार, नेचुरल हार्बर के पास, जहाँ से बायम तक सड़कें जाती थी। आगे चलकर रेलवे भी बनेगी। डेरिक ने सिर हिलाकर मन ही मन मिस्टर फूल को फिर से धन्यवाद दिया। चाहे उसे गैस पाइप्स और वाटर पाइप्स का मतलब पूरी तरह से समझ ना आ रहा हो, डेनिस ने समझाया कि ज़मीन समतल कर दी गई है, मटेरियल्स और टेंट्स तैयार हैं और स्टॉर्म चर्च ने भी मदद की है, हालांकि पैसों के लिए। होटल के अंदर डेनिस ने कार्ड्स बांटे, लोकल लैंग्वेज और जोटुन में लिखे शब्द, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अटेंडेंट से बात हो सके। फिर उसने पानी चलाना, टॉयलेट इस्तेमाल करना, गैस लैंप्स चलाना दिखाया। डेरिक और उसके साथी ऐसे देख रहे थे जैसे किसी डिवाइन किंगडम में आ गए हों। बस एक स्विच दबाओ और पानी बहने लगे, एक बटन और सब साफ। रात होते होते बाहर की सड़कों पर गैस लैंप्स जल उठी। खिड़की से दिखती रोशनियां अंधेरे को टुकड़े में काट रही थी। सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों की आंखों में वह नज़ारा किसी जमीन पर उतरी आकाशगंगा से कम नहीं था। वहीं सीन शिफ्ट होता है प्रिंस हार्बर के उस गोदाम में जो अभी दोबारा बनाया जा रहा था। कुछ दिनों बाद फोर्स एक बार फिर अपने टीचर डोरियन ग्रे अब्राहम से मिली। माहौल में हल्की सी नमी थी, लकड़ी और तेल की मिली-जुली गंध हवा में तैर रही थी। डोरियन ने धीमी आवाज़ में पूछा, तैयार हो? यह वही सवाल था जिसमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक पूरा भविष्य छुपा हुआ था। पहले ही वह फोर्स को अप्रेंटिस पाथवे के सीक्वेंस फॉर सीक्रेट सोर्सरर के एडवांसमेंट रिचुअल के बारे में बता चुके थे, ताकि वह पहले से तैयारी कर सके। फोर्स ने हल्की झिझक के साथ जवाब दिया कि लगभग तैयार है, शायद रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं। आवाज़ में भरोसा कम था, लेकिन हिम्मत बाकी थी। सीक्रेट सोर्सरर का रिचुअल सुनने में सिंपल था, मगर यह सिंपलिसिटी आसान नहीं बल्कि उलझनों से भरी हुई थी। रिचुअल्स की शर्त थी कि कैंडिडेट को एक डेमीगॉड लेवल क्रिएचर जो साफ तौर पर शत्रुतापूर्ण हो सील करना होगा। बाहरी मदद जितनी कम हो, रिचुअल उतना बेहतर माना जाता था। टारगेट का लेवल डेमीगॉड से नीचे नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। डोरियन ने सिर हिलाते हुए कहा कि सीक्वेंस 5 बियॉन्डर्स के लिए यह रिचुअल अकेले पूरा करना बहुत कठिन होता है, इसलिए सीमित मदद लेना जरूरी है, मगर हद पार नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा मदद ली तो रिचुअल फेल। फोर्स ने हल्के शब्दों में बताया कि वह बस मिस्टर फूल से एक विश करेगी पोषण पीने के बाद, ताकि सक्सेस रेट बढ़ सके। यह ब्लेसिंग या प्रोटेक्शन नहीं होगी, बस लक बढ़ाने जैसा होगा। इसके अलावा वह उसी पेंटिंग का इस्तेमाल करेगी जिसका जिक्र डोरियन ने किया था। वह कोई ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट नहीं था, बल्कि अब्राहम फैमिली का ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट, जिसका नाम था
डेविल्स ऑयल पेंटिंग। फोर्थ इपॉक में अब्राहम फैमिली के कई लोग सीक्वेंस 4 सीक्रेट सॉर्सरर बने थे और उसी दौरान इस ऑयल पेंटिंग को डेमिगॉड लेवल क्रिएचर्स को सील करने के लिए बनाया गया था। ऑरोरा ऑर्डर के हमले और दस्तावेजों के नुकसान के बाद डोरियन खुद भी नहीं जानते थे कि इस पेंटिंग के भीतर कितने भयानक क्रिएचर्स बंद हैं। बस इतना तय था कि एक से अधिक ज़्यादा हैं। उनका मेन प्लान यह था कि डेविल्स ऑयल पेंटिंग से एक पूरी तरह पागल डेमिगॉड क्रिएचर छोड़ा जाए, ऐसा जो सिर्फ इंस्टिंक्ट पर चलता हो और वही फोर्स के रिचुअल का टारगेट बने। यह किसी समझदार सेंट से निपटने से कहीं आसान था और रिचुअल की शर्तों में भी पूरी तरह फिट बैठता था, लेकिन फोर्स ने सीधे पूरी पेंटिंग ही उधार लेने का फैसला कर लिया। डोरियन ने माथा सिकोड़कर याद दिलाया कि डेविल्स ऑयल पेंटिंग सिर्फ इम्प्रिजन और सील करती है, वह टारगेट पर कोई एक्टिव असर नहीं डालती। यानी डेमिगॉड क्रिएचर को खुद फोर्स को उसमें ठूसना होगा। फोर्स ने सिर हिलाकर जताया कि उसे यह सब पता है। उसने टीचर को याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड एबिलिटी को एक्सटर्नल हेल्प नहीं माना जाता। डोरियन ने पुष्टि की, रिकॉर्ड तो अप्रेंटिस पाथवे की कोर एबिलिटी है। अगर उसे हटा दिया जाए तो ट्रैवलर के पास भागने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हाँ, चिंता यह थी कि फोर्स अधिकतम 5 डेमिगॉड लेवल पावर्स ही रिकॉर्ड कर सकती थी। फोर्स ने खुद को और अपने टीचर को समझाते हुए कहा कि अगर पावर्स सही तरह मैच हों तो यह संभव है। टारगेट सिर्फ एक पागल क्रिएचर होगा जो इंस्टिंक्ट से चलता है। डोरियन ने कुछ नहीं कहा, बस मेलमाउथ को बुलाया, इंग्रेडिएंट्स निकाले और फोर्स के लिए सीक्रेट सॉर्सरर पोशन बना दिया। सीसी के भीतर स्टेलर रेडियंस की परतें थी, मानो पूरा मिल्की वे उसमें कैद हो। डोरियन ने चेतावनी दी कि अगर सील ना हो पाए तो पोशन पीने की ज़रूरत नहीं, भले ही वह ग्लास बोतल के साथ फ्यूज होकर सील्ड आर्टिफैक्ट बन जाए। मिस्टर फूल से प्रार्थना कर उसे बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स में बदला जा सकता था। फोर्स ने भारी सिर हिलाकर हामी भरी, उसे पोशन के बेकार जाने का डर नहीं था। फिर डोरियन ने सूटकेस से वह ऑयल पेंटिंग निकाली, पूरी तरह एब्स्ट्रैक्ट, जिसे देखकर ही सिर चकरा जाए। यही थी डेविल्स ऑयल पेंटिंग, जिसमें अनगिनत भयानक क्रिएचर्स कैद थे। डोरियन ने गंभीर स्वर में कहा कि अगर फोर्स सफल हो गई तो उनकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगी, फुल मून की रात मिस्टर डूर की बात सुनना और उससे उसके एक्शंस की वजह पूछना। अब्राहम फैमिली आज भी यह मानने को तैयार नहीं थी कि उनका कर्ज उनके एंसेस्टर से आया है। वे सच जानना चाहते थे। फोर्स ने बिना हिचक एग्री किया। इसके बाद वह पेंटिंग लेकर टेलीपोर्ट करके एक वीरान डेजर्ट में पहुंची जहां इंसान नहीं रहते थे। अगर रिचुअल में कुछ गड़बड़ भी होती तो किसी आम इंसान को नुकसान ना होता। सब कुछ जांचने के बाद उसने पेंटिंग को ज़मीन में गाड़ा। मिस्टर फूल से प्रार्थना की कि पोशन पीने के बाद उसका एडवांसमेंट चांस बढ़ जाए। ग्रेस वाइट फॉग दिखा, मतलब प्रेयर सुनी जा चुकी थी। कुछ पल रुककर फोर्स ने गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर उठती घबराहट को दबाया, खुद को संभाला, फिर जमीन पर हर्बल पाउडर बिखेर दी और जोटुन में मंत्र पढ़ना शुरू किया। ऐसा मंत्र जो एक समय में सिर्फ एक ही क्रिएचर को बाहर आने देता था। बिना किसी आवाज़ के पाउडर घूमने लगी और डेविल सॉइल पेंटिंग की सतह अचानक इल्यूजरी हो गई, जैसे उसके भीतर कोई गहरा अंतहीन वॉर्टेक्स खुल रहा हो। अगले ही पल उस वॉर्टेक्स से एक सड़ी गली ब्लूइश ब्लैक हाथ बाहर निकली। फोर्स का शरीर तुरंत ठंडा पड़ गया, जैसे वह जमी हुई झील में गिर पड़ी हो। दिमाग पूरी तरह साफ था, लेकिन शरीर पर उसका कोई बस नहीं था। नींद में लकवा पड़ने जैसा एहसास। क्रिएचर अभी पूरा बाहर भी नहीं आया था, फिर भी उसकी गॉडहुड का दबाव इतना भारी था कि फोर्स हिल तक नहीं पा रही थी। उसने आंखें कसकर बंद कर ली। उसे पता था बस एक झलक भी उसे कंट्रोल खोने के कगार पर पहुंचा सकती है। अपने मन को स्थिर रखते हुए, खुद को टूटने से बचाते हुए, फोर्स ने अंदर ही अंदर काउंटडाउन शुरू किया। उसे मिस्टर वर्ल्ड की दी हुई चेतावनी याद थी
कि क्रिएचर को पूरी तरह बाहर आने में पूरे 5 सेकंड लगेंगे। हर धड़कन के साथ समय खिसकने लगा। तभी आखिरी पल में उसके सामने एक इल्यूजरी बुक उभरी और फिर एक गिनते ही फोर्स ने बाहें फैला दी। उसी पल चारों ओर पीच ब्लॉसम्स बरसने लगे। पीच ब्लॉसम सोर्स मैम हर्मिट से रिकॉर्ड की गई फेरी टेल मैजिक था। यह मैजिक क्रिएचर को आइसोलेट कर देती थी। बिना एक पल गवाए फोर्स ने रोजेल की चेस से क्वीन पीस फेंकी। द चेस बोर्ड ऑफ टाइम। समय जैसे खिंच गया और क्रिएचर की गति अचानक सुस्त पड़ गई। पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। फोर्स ने डेविल्स ऑयल पेंटिंग उठाई और उसे केव के सामने कर दिया। कुछ ही पलों में वही ब्लूइश ब्लैक हाथ पूरी ताकत से टकराया और खिंचता हुआ वापस पेंटिंग के भीतर समा गया। पेंटिंग कांप उठी। क्रिएचर दोबारा सील हो चुका था। फोर्स ने तुरंत मंत्र पढ़कर आउटर सील बंद कर दी। दिल के भीतर एक पल की राहत उतरी। यह क्रिएचर पागल था, उसमें कोई बुद्धि नहीं थी। हल्की सी कांपती उंगलियों के साथ उसने सीक्रेट सॉर्सर पोशन निकाली और बिना रुके एक ही घूंट में पी गई। जब रिचुअल पूरा हो चुका था और शरीर शांत हो चुका था, तभी असली उथल पुथल फोर्स के भीतर शुरू हो गई, क्योंकि कुछ दरवाजे बाहर नहीं, दिमाग के अंदर खुलते हैं। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह डेमिगॉड लेवल क्रिएचर अपने आप डेविल सॉइल पेंटिंग में वापस ना खिंचता तो फोर्स को मिस्टर वर्ल्ड की हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन बुलानी पड़ती। यह ख्याल उसके मन में बिजली की तरह कौंधा और उसी के साथ एक हल्की सी उलझन भी। क्या ऐसा करना सीधे सीधे किसी एंजल लेवल हेल्पर को हायर करने जैसा माना जाएगा? इसी सोच के बीच उसने पोषण पी लिया। वह किसी ठंडे पानी जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लगा मानो बर्फीली धार नसों में उतर रही हो। इतनी ठंडी कि जहाँ जहाँ वह पहुँची वहाँ की सारी संवेदनाएं सुन्न होती चली गई। शरीर का एहसास मिट गया, बस विचार बचे, ठहरे हुए, साफ, लगभग जमे हुए। अत्यधिक ठंड के साथ हेलुसिनेशन आना तय था। फोर्स की आंखों के सामने पल भर में एक रात का आसमान खुल गया, अनगिनत तारों से भरा, जो मिलकर किसी सपने की नदी जैसा लग रहा था। जैसे मिल्की वे उसकी चेतना के भीतर बह रही हो। उसके शरीर से सूक्ष्म स्टेलर रेडियंस के कण झलमलाने लगे, मानो रोशनी बाहर से नहीं, उसी के भीतर से जन्म ले रही हो। ये कण ऊपर के तारों से अदृश्य संबंध बना रहे थे। रोशनी कांपी, मुड़ी और फिर कीड़ों जैसे जीव उसके शरीर से रेंगते हुए बाहर आने लगे, हर एक अपने साथ उसके फ्लैश और कॉन्शियसनेस का छोटा सा हिस्सा लिए हुए, जैसे कोई बेकाबू अवतार सो। उसके विचार बिखरने लगे, दिमाग में अराजकता फैल गई और उसे अपने ही शरीर से अलग हो जाने की तीव्र इच्छा होने लगी। तभी उसने एक इल्यूजरी चीज महसूस की, वह सील जिसे उसने डेविल्स ऑयल पेंटिंग के जरिए पूरा किया था। वह पोषण से बने रहस्यमय संसार में एक धुंधले एब्स्ट्रैक्ट निशान की तरह मौजूद थी। फोर्स ने ज़्यादा नहीं सोचा। इंस्टिंक्टिवली उसने अपनी चेतना और स्पिरिचुअलिटी का एक हिस्सा उस निशान से जोड़ दिया। वह पूरी तरह उससे मेल नहीं खाता था, फिर भी दोनों किसी तरह जुड़ गए। अगले ही पल वह एब्स्ट्रैक्ट निशान साफ होने लगा और एक डोर में बदल गया, रहस्यमय सिंबल से भरा हुआ। यह दरवाज़ा फोर्स को अपने पीछे छुपाए हुए था, उसे चारों ओर फैले कॉस्मोस से अलग कर रहा था। उसी समय उस डोर के दूसरी ओर सील किया गया डेमिगॉड क्रिएचर, उस एग्जिस्टेंस की गॉडहुड ने खतरा भांप लिया और इल्यूजरी डोर को जंग की तरह कुरेदना शुरू कर दिया। अजीब बात यह थी कि उसी टकराव में फोर्स पर कॉस्मोस का असर कम होता जा रहा था, जैसे वह डोर उसे बचा रहा हो। करीब 10 सेकंड तक यह संघर्ष चला, फिर चमकता हुआ मिल्की वे फीका पड़ने लगा। स्टेलर रेडियंस वापस फोर्स के शरीर में समा गई और उसके सामने गहरी डार्कनेस फैल गई, एक परपेचुअल स्टॉर्म जिसमें बिजली कभी कभी चमक उठती थी। तभी एक परिचित आवाज़ उसके स्पिरिट बॉडी को चीरती हुई उतरी, इतनी तीखी कि जैसे किसी ने भीतर से सब कुछ हिला दिया हो। फोर्स दर्द से सिकुड़ गई। अगर उसने पहले से रेजिस्टेंस और सेंट लेवल स्टेबिलिटी ना होती तो वह वहीं अपना कंट्रोल खो देती। शायद इसमें गुड लक का भी थोड़ा हाथ था। कुछ सेकंड बाद उसने मन को स्थिर करने से खुद को संभाला और उस आवाज़ के शब्द पकड़ने लगी,
यह मदद की पुकार थी, एक डेस्परेट क्राई। लैंग्वेज ना जोटुन थी, ना एल्विस, ना एंशियंट हर्मिस, फिर भी वह उसे तुरंत समझ पा रही थी, जैसे यह सारी भाषाओं की जड़ हो। फोर्स के मन में हल्का सा व्यंग्य उभरा, एक किंग ऑफ एंजल्स जो हर फुल मून पर मदद के लिए चिल्लाता है, यह कितनी विडंबना है। लेकिन वह यह भी जानती थी कि उस सील्ड एग्जिस्टेंस की मौजूदगी इतनी भयावह है कि वह ज़्यादा देर सहन नहीं कर सकती। अचानक चीखें थम गई, चारों ओर मौत जैसी खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद एक पतली मगर स्प्लिट बॉडी को चीर देने वाली आवाज़ उतरी, तुमने अब्राहम फैमिली के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स इस्तेमाल किए हैं। फोर्स की नसें तन गई, आंखें सुर्ख हो गई, शरीर में चमक फैल गई। वह मुश्किल से खुद को संभाल पाई। तुम तुम कौन हो? वह आवाज़ हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाई। मुझे मिस्टर डोर कह सकती हो। यही वह सील्ड किंग ऑफ एंजल्स था, फोर्थ एपॉक का बेथल अब्राहम। फोर्स समझ गई कि वही कनेक्शन है जिसकी वजह से वह फुल मून की बड़बड़ाहट यानी कि रेविंग सुन पाती है। उसने सीधे वह सवाल पूछ दिया जो अब्राहम फैमिली के दिल में हजारों सालों से धड़क रहा था। क्या उसे पता है कि उसकी मदद की पुकार ने पूरे परिवार को कर्ज में जकड़ दिया है, कि कोई भी ट्रैवलर या स्क्राइब तक नहीं बन पाता। मिस्टर डोर ने बताया कि वह एटर्नल डार्कनेस में निर्वासित है, यानी कि एग्जाइल है, परपेचुअल स्टॉर्म से घिरा हुआ, और उसे असली दुनिया की स्थिति का अंदाजा नहीं था। क्लाइन जो सैफरा कासल में बैठकर सब देख रहा था, इस पर यकीन नहीं कर रहा था। एम्परर की डायरी साफ कहती थी कि मिस्टर डोर रियलिटी की स्थिति कुछ हद तक समझ सकता है। मिस्टर डोर ने यह भी कहा था कि जितना ऊंचा सीक्वेंस उतना मैडनेस का खतरा। एक एंजल भी समय के साथ बदल सकता है, और वह तो 1000 साल से सील में बंद किंग ऑफ एंजल्स है। हर फुल मून पर मैडनेस बढ़ जाती है और वह बस मदद के लिए चिल्ला सकता है। फोर्स को सब समझ आने लगा। शायद यह कर्स भी एक ट्विस्टेड प्रोडक्शन था, ब्लड लाइन को पूरी तरह मिटने से बचाने का तरीका। मिस्टर डोर ने एस्केप के लिए 2 रिचुअल्स बताए, एक डेमिगॉड्स की सेक्रीफाइस वाला, दूसरा अब्राहम फैमिली के खून से सिंबल बनाने वाला। फोर्स ने कहा कि वह यह बात पहुंचा देगी, लेकिन यह सब मिस्टर फूल की अनुमति पर निर्भर करेगा। जैसे ही बातचीत खत्म हुई, फोर्स ने सारी घटना मिस्टर फूल को रिपोर्ट की और ब्रिज हार्बर लौट आई। ग्रे फॉग के ऊपर क्लाइन को अब यकीन था कि मिस्टर डोर सिर्फ हाफ क्रेजी नहीं है, उसके पीछे कोई और कहीं ज़्यादा खतरनाक सच्चाई छुपी है। और तभी फुल मून के वातावरण में एक आवाज़ फिर उसके स्पिरिट बॉडी को चीरती हुई गूंजी, डोंट सेव मी, डोंट सेव मी। दरवाजे के उस पार से आई आवाज़ ने एक बात साफ कर दी थी, यह मदद की पुकार नहीं थी, यह चेतावनी थी। सवाल बस इतना था, अगर बचाना ही विनाश बन जाए तो फिर सही फैसला क्या होगा? और यही सवाल अब क्लाइन के सामने था। और जब एक किंग ऑफ एंजल्स खुद बचाए जाने से मना कर दे, तब समझ लेना चाहिए कि अगला कदम किसी एक शहर की नहीं, पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला है। तो दोस्तों, यहीं से अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर 1295, जिसका नाम है द आफ्टर मैथ फ्रॉम द वॉर्स फ्रंट लाइन्स। जब ग्रे फॉग के ऊपर की आवाज़ें थमी, कहानी अचानक ज़मीन पर आ गिरी, एक ऐसे शहर में जहां युद्ध ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसके निशान अब भी सांस ले रहे थे। डोंट सेव मी, डोंट सेव मी। ग्रे फॉग के ऊपर स्थित सैफरा कासल में क्लाइन कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गया। द फूल्स कार्ड को एकोमोडेट कर लेने के बाद टेक्निकली वह अब किंग ऑफ एंजल्स के स्तर पर खड़ा था, इसलिए मिस्टर डोर की चीखें उसे सीधे करप्ट नहीं कर पा रही थी, मगर उन शब्दों में छिपी भयावहता ने फिर भी उसके भीतर कुछ हिला दिया था। उसकी आंखों की पुतलियां हल्की सी फैल गई और दिल के किसी गहरे कोने में ठंड सी उतर आई। अब तक क्लाइन यही मानता आया था कि मिस्टर डोर हर फुल मून पर मदद के लिए चिल्लाता है, मगर इस बार उसने जो सुना वह ठीक उसका उल्टा था। एक साफ, ऑलमोस्ट लूसिड चेतावनी, डोंट सेव मी। यह कोई पागलपन भरी चीख नहीं थी,
यह ऐसा लगा जैसे कोई जानबूझकर दरवाज़ा बंद कर रहा हो, जैसे कोई जानता हो कि अगर वह बाहर आया तो नतीजा विनाश का होगा। कुछ ही क्षणों बाद वही पतली सुई की तरह चुभने वाली आवाज़ फिर से उसकी स्प्लिट बॉडी को चीरती चली आई और शब्द बदल गए। हेल्प मी, हेल्प मी। भाषा में भी हल्का सा फर्क था, जैसे दो अलग अलग चेतनाएं बारी बारी से बोल रही हों। क्लाइंट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह कुर्सी की पीठ से टिक गया। लगभग 10 सेकंड तक चुपचाप सुनता रहा। फिर मास्टर की और स्कारलेट लूनर कोरोना की हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन से अपना नियंत्रण हटा लिया। ग्रे फॉग के ऊपर फैला माहौल धीरे धीरे शांत हो गया, जैसा कुछ हुआ ही ना हो। क्लाइंट ने गहरी सांस ली और एज यूजुअल उस लंबी धब्बेदार मेज के किनारे उंगलियां थपथपाई। उसके दिमाग में एक बात साफ थी, मिस्टर डोर सच में हाफ मैड है, लेकिन असली खतरा उस हिस्से में नहीं है जो पागलों की तरह चिल्लाता है। असली खतरा उस हिस्से में है जो शांत है, जो तर्क कर सकता है, जो बातचीत कर सकता है। शायद वही शांत हिस्सा उस पागल हिस्से को प्रभावित कर रहा है, उसकी पुकार को मोड़ रहा है। जब मिस्टर डोर लूसिड होता है तब वह डोंट सेव मी कहता है। एक किंग ऑफ एंजल्स के लिए जो 1000 साल से एक्साइल और सीलिंग में फंसा है, यह प्रतिक्रिया असामान्य नहीं, यह अलार्मिंग सिचुएशन है। जब तक कि वह यह ना जानता हो कि उसकी वापसी किसी ऐसी तबाही को जन्म देगी जिसे वह खुद भी स्वीकार नहीं कर सकता। एम्परर रोजल के साथ उसकी बातचीत, मून पर जाने के लिए बार बार उकसाना, जबकि मून पर एक आउटर डियटी का कब्जा है। इन सब बातों को जोड़ने पर क्लाइंट के सामने एक डरावनी संभावना उभरने लगी। शायद एक्साइल के बाद मिस्टर डोर ने ओरिजिनल क्रिएटर द्वारा छोड़ी गई प्रोटेक्शन खो दी थी और किसी आउटर डियटी की करप्शन का शिकार हो चुका था। उसकी रैशनैलिटी का बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका था और अब उसकी हालत चेंड गॉड से बस थोड़ी सी बेहतर थी। अप्रेंटिस पाथवे के बियॉन्डर सीक्वेंस 3 पर कॉस्मोस में यात्रा कर सकते हैं और मिस्टर डूर के ऑनरिफिक नेम में गाइड ऑफ द एंडलेस कॉस्मोस शामिल है। तो क्या एग्जाइल से पहले वह सच में आउटर डियटीज के संपर्क में आ चुका था? क्या उसने पहले ही कुछ ऐसा देख लिया था जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए? फोर्स ने जो अंतिम झलक देखी थी, क्रिम्सन जमीन, पिरामिड जैसी एंशियंट इमारतें और एक अलग सा कॉस्मोस, वह ना करंट सोलर सिस्टम जैसा था, ना ब्लैक एम्परर के मौजोलियम जैसा। क्या वह किसी आउटर डियटी का डोमेन था जिसने मिस्टर डोर को भीतर से खा लिया, या फिर वह प्लेन्स वॉकर के रूप में अलग अलग ग्रहों पर लीजेंड्स छोड़ रहा था? तो यह उन्हीं एंकर्स पॉइंट में से एक था। क्लाइंट दूसरी संभावना की ओर ज़्यादा झुक गया, क्योंकि फोर्स को उस दृश्य के बाद कोई डायरेक्ट कॉस्मिक करप्शन नहीं हुई थी। जितना ज़्यादा क्लाइंट सोचता गया, उतना ही उसका दिल भारी होता चला गया। यह सब किसी दूर के संकट जैसा नहीं लग रहा था। यह एपोकैलिप्स की धीमी आहट थी, और एपोकैलिप्स ऐसी चीज़ नहीं होती जिसे नज़रअंदाज करके टाला जा सके। तभी उसे येलो लाइट वेनिथन की प्रोफेसी याद आई। जिस दिन अब्राहम फैमिली का कर्ज हटेगा, वही असली डिजास्टर की शुरुआत होगी। मिस्टर डोर का लगातार फुल मून पर चिल्लाना, अब्राहम ब्लड लाइन में किसी नए डेमीगॉड का ना पैदा होना, शायद यह भी एक तरह की प्रोटेक्शन थी। एक ब्रुटल क्रूएल प्रोटेक्शन जिसमें पावर और ग्लोरी कुर्बान कर दी गई थी ताकि ब्लड लाइन जिंदा रह सके। क्लाइंट हल्के से हंसा। प्रोफेसी में यह भी तो कहा गया था कि कर्ज को सुलझाने की एक अप्रेंटिस के हाथ में होगी जिसे किसी सीक्रेट एग्जिस्टेंस की मदद मिली हो। अब उसे साफ समझ आ गया था कि मिस मैजिशियन को क्या जवाब देना है। उसने तय किया कि फोर्स अपने टीचर को हाफ ट्रूथ बताएगी। पहला, यह जोर देकर कि मिस्टर डोर पहले से हाफ क्रेजी और बेहद खतरनाक है, उससे बातचीत करना भी बड़ा रिस्की है। दूसरा, कर्ज हटाने वाले दूसरे रिचुअल्स का जिक्र बिल्कुल नहीं होगा, बस वही रिचुअल्स बताया जाएगा जिसमें सियर, मोरोडर और अप्रेंटिस पाथवे के डेमिगॉड्स की सेक्रीफाइस चाहिए। इससे अब्राहम समझ जाएंगे कि उनका एंसेस्टर मदद के लिए क्यों चिल्लाता है, क्योंकि वह सच में अपना दिमाग खो चुका है
उनकी बेचैनी कम होगी और वे मिस्टर डोर को छुड़ाने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। साथ ही यह रिचुअल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, जिसका मतलब था कि एक्सट्रीमिस्ट भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्लाइन जानता था कि बिजारो सॉर्सरस से उलझना जरातुल को उकसाने जैसा है, और पैरासाइट पाथवे का मतलब सीधे एमोन को न्योता देना। ऐसे रिस्क अभी लेना बेवकूफ़ी थी, क्योंकि उसका टकराव अगर एमोन से हो गया तो उसका जिंदा बचना मुश्किल था। और यहीं से सीन धीरे धीरे शिफ्ट होता है। फोर्स की प्रेयर का जवाब देने के बाद क्लाइन फॉग ऑफ हिस्ट्री से लौटकर रियल वर्ल्ड में आया। उसने स्टीम लोकोमोटिव पकड़ी और मिड सी शायर की राजधानी कॉन्स्टेंट सिटी पहुंचा, जो कभी लॉयन का दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी था और हालिया युद्ध का फ्रंट लाइन भी। ट्रेन से उतरते ही उसने ऊंचाई से पूरे शहर को देखा। कभी अखबारों में दिखने वाला वह मैन मेड फॉरेस्ट, चिमनीज, ब्लास्ट फर्नेसेस, स्टील और कंक्रीट अब ज़्यादातर रबल में बदल चुका था, यानी कि खंडरों में बदल चुका था। फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट्स अभी भी खड़े थे क्योंकि वे मिलिट्री के लिए ज़रूरी थे, मगर रेजिडेंशियल इलाके वहाँ बस खामोश रूइंस बचे थे। यहाँ मरने वालों की संख्या 1 लाख से कम नहीं होगी, क्लाइन ने मन ही मन सोचा। वह सामान उठाकर शहर में दाखिल हुआ। मिरेकल इन्वोकर की एक्टिंग जारी रखते हुए उसने रास्ते में एक मजबूत आदमी को रोका, खुद को वॉन्डरिंग मैजिशियन बताया। आदमी ने झुंझलाकर पूछा कि क्या वह उसके माता पिता, भाइयों और बच्चों को जिंदा कर सकता है। जवाब सुने बिना ही वह आगे बढ़ गया। क्लाइन वहीं खड़ा रहा, हल्की मुस्कान के साथ। उसे ट्रेन में पड़ी मैगजीन याद आई, कॉन्स्टेंट सिटी के कब्रिस्तान, जहाँ टूम्ब स्टोन्स चिमनी जैसे दिखते थे और अर्न रैक्स गिरी हुई इमारतों जैसे। पूरा शहर मानो एक विशाल कब्रिस्तान बन चुका था। वह सूखे फाउंटेन के पास से गुजरा, एक इन की ओर बढ़ा। लोग हॉन्टेड जगहों और मॉन्स्टर्स की बातें कर रहे थे। मैरिस रिवर में रोती आवाज़ें, हियासिंथ स्ट्रीट की खिड़की पर चिपका पीला चेहरा और गायब लोग। कोई एवरनाइट गॉडेस से दुआ कर रहा था, कोई लॉर्ड ऑफ स्टोम से। क्लाइन समझ गया, युद्ध की मीट ग्राइंडर ने लाशों को शांति नहीं दी थी। घोस्ट, लूज कंट्रोल बियॉन्डर्स, गलत पोषण, सब मिलकर इस शहर को एक टिकिंग बॉम्ब बना चुके थे। नाइट हॉक्स और मैंडेटेड पनिशर्स सफाई करेंगे, मगर अब कॉन्स्टेंट सिटी में सुपर नेचुरल घटनाएं रेयर नहीं रही। उसी पल क्रॉस रोड्स पर उसने रेड ग्लव्स और ब्लैक ट्रेंच कोट्स पहने नाइट हॉक्स की एक टीम देखी। कैथेड्रल ऑफ सेरेनिटी ने रेड ग्लव्स भेजे थे। क्लाइन की स्पिरिचुअल इंट्यूशन उसे पास की रूइंस के पीछे ले गई। चौथी मंजिल की ओरियल विंडो के पीछे एक सड़ता हुआ चेहरा कांच से चिपका हुआ बाहर झांक रहा था। पेल येलो तरल काले धब्बों के साथ धीरे धीरे नीचे टपक रहा था। कॉन्स्टेंट सिटी की रात में यह सिर्फ एक सड़ी हुई खिड़की नहीं थी, यह आने वाले अंधेरे की पहली दस्तक थी। और सवाल यह नहीं था कि कुछ गलत हो रहा है, सवाल यह था कि यह सब किसने शुरू किया। क्योंकि कहीं दूर कोई शौकिया नहीं, बल्कि जानबूझकर आसमान की ओर देख रहा था। यह बस शुरुआत थी और अगली कहानी यहीं से और भी अंधेरी होने वाली है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। तो अगला चैप्टर 1296, अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर। कुछ लोग सितारों को देखकर सपने देखते हैं और कुछ उन्हें ज़्यादा देर तक घूर लेते हैं। यहीं से हर तबाही की शुरुआत होती है। एरिक ने युद्ध के आखिरी दौर में रेड ग्लव्स टीम की कमांड संभाली थी और उसी कैओस के बीच उसने सीक्वेंस 5 स्पिरिट वॉरलॉक तक एडवांस किया था। उसने अपनी आंखों के सामने अपने एक्स कैप्टन और उससे पहले वाले कैप्टन को मरते देखा था, इसलिए उससे यह सच्चाई बहुत पहले समझ आ चुकी थी कि हायर सीक्वेंस होना कोई गारंटी नहीं देता। ज़्यादा पावर का मतलब ज़्यादा सेफ्टी नहीं होता। असल चीज़ जो इंसान को जिंदा रखती है वह है कॉशन, पेशेंस और लगातार अलर्ट रहना। यही रीज़न था कि एलिट रेड ग्लव्स के बीच एक ऑलमोस्ट अनस्पोकन बिलीफ था। आम नाइट हॉक्स ज़्यादातर ऐसे केसेस हैंडल करते थे जो सुपर नेचुरल तो होते थे, मगर थोड़ी सी गलती बियॉन्डर पावर से कवर हो जाती थी।
रेड ग्लव्स जिन मामलों में उतरते थे वहाँ टारगेट अक्सर छपा हुआ, चालाक और लीथल होता था। एक स्लिप और पूरा स्क्वाड मिट सकता था। उसी वक्त एरिक 14 प्रिया स्ट्रीट की अपार्टमेंट बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर खड़ा था। सामने यूनिट 403 का डार्क ब्राउन लकड़ी का दरवाज़ा कसकर बंद था, जैसे भीतर की चीज़ें बाहर निकलने का इंतजार कर रही हों। एरिक ने कॉरिडोर पर एक नज़र डाली और गंभीर स्वर में बोला कि यहाँ पहले ही 2 नाइट हॉक्स गायब हो चुके हैं, इसलिए कोई भी केयरलेस मूव नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में रेजिडेंट्स ने पुलिस को शिकायत की थी कि यूनिट 403 से अजीब बदबू आती है और यूनिट 303 के टेनेंट्स को ऊपर से भारी कदमों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एरिया पुलिस 2 दिन बाद पहुंची, लेकिन यूनिट 403 में घुसने के बाद वापस नहीं निकली। केस चर्च ऑफ एवरनाइट को सौंपा गया, मगर जांच के लिए आए 2 नाइट हॉक्स भी गायब हो गए। दरवाज़ा तब से बंद ही पड़ा था। आखिरकार मिडसीशायर डायोसीस के आर्क बिशप ने मामला एरिक की रेड ग्लव्स टीम्स को सौंपा और ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करने की परमिशन दी। टीम ने संक्षिप्त जवाब दिया, यस कैप्टन। एरिक ने कोई और आदेश नहीं दिया। वह दरवाजे के सामने रुका, लाल ग्लव पहने अपने बाएं हाथ से दांतों में हल्की सी चोट की। उसी पल उसके सामने एक धुंधली आकृति उभरी, इतनी हल्की कि मानो उसका कोई फिजिकल अस्तित्व ना हो। वह नेचुरल स्पिरिट जिसे एरिक कंट्रोल करता था, दरवाजे की पतली दरार से फिसलकर यूनिट 403 के अंदर चला गया। एरिक का चेहरा पूरी तरह फोकस्ड था। उसकी चेतना उस स्पिरिट से जुड़ी हुई थी। वह स्पिरिट ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन उसके पास रिकॉनाइसेंस के लिए बेहद स्पेशल एबिलिटीज़ थी और आमतौर पर एरिक के बाएं आगे के दांत में ही रहता था। एरिक जानता था कि बिना देखे सीधे अंदर घुसना बेवकूफ़ी होगी। बैलेंस्ड टीम और स्ट्रॉन्ग सील्ड आर्टिफैक्ट के बावजूद कॉशन जरूरी था। अचानक एरिक की आंखों में बारीक ब्लड वेसल्स उभर आए, कुछ तो फट भी गए। उसकी विजन्स लाल हो गई और उसी पल एक भारी सी चरमराहट कॉरिडोर में गूंज उठी। यूनिट 403 का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। भीतर का दृश्य एक झटके में एरिक की कॉन्शियसनेस पर आ गिरा। कमरे के अंदर कुल 6 आकृतियां थीं। 3 पुलिस ऑफिसर्स ब्लैक एंड वाइट यूनिफॉर्म में ऊंची कुर्सियां और सोफे पर बैठे हुए, 2 नाइट हॉक्स हाफ टॉप हैट और ब्लैक ट्रेंच कोट में, एक दरवाजे के पास खड़ा, दूसरा ओरियल विंडो के पीछे। उसका चेहरा कांच से चिपका हुआ नीचे सड़क की ओर घूरता हुआ, और छठा आदमी बालकनी के किनारे हाई स्टूल पर बैठा था। सामने एक शानदार एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रखा हुआ था। सभी 6 लोगों की स्किन अजीब तरह से फूली हुई थी, जैसे कि भीतर से गैस भर दी गई हो। कुछ जगहों पर शरीर फट चुका था। सड़न साफ दिख रही थी, मगर अभी पूरी तरह सूखे नहीं थे। ब्लूइश ब्लैक चमक के साथ पेल येलो तरल जिसमें काले धब्बे थे, उनके शरीर से रिस रहा था। दरवाज़ा खुलते ही सभी 6 लोगों ने एक साथ एरिक और उसकी टीम की ओर देखा। सबसे पहले दरवाजे के पास खड़ा नाइट हॉक, और सबसे आखिर में टेलीस्कोप के पीछे बैठा आदमी, जिसकी एक पूरी आंख टेलीस्कोप के लेंस से चिपकी हुई थी और दूसरी खाली काली सॉकेट से रेड ग्लव्स को घूर रही थी। सड़ी हुई बदबू सीधे नाक में घुस गई और एक इनडिस्क्राइबेबल ठंड पूरे कॉरिडोर में फैल गई। एरिक ने इंस्टिंक्टिवली फिर से दांतों पर चोट की और ज़्यादा स्पिरिट्स रिलीज करने की कोशिश की। उसी समय उसने नाइटमेयर बियॉन्ड की पावर्स एक्टिवेट कर सबको ड्रीम में खींचने की कोशिश की, मगर कुछ भी नहीं हुआ। चाहे वह कितनी बार कोशिश करे, उसकी सोल बाहर नहीं आई। उसकी स्पिरिट वॉरलॉक पावर्स जैसे अचानक कट ऑफ हो गई हो। उसी पल टीम के एक नाइटमेयर बियॉन्डर ने भी शौक में महसूस किया कि वह किसी को टीम में नहीं खींच पा रहा है। फिजिक एनहांसमेंट के अलावा सारी बियॉन्डर पावर्स गायब थी। वापस चलो, एरिक बिना सोचे चिल्लाया। उसने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा था। यह सीधा ट्रैप था, लेकिन ना वह हिला ना उसकी टीम। उनके शरीर उनके कंट्रोल में नहीं थे। एरिक ने नीचे देखा
उसके पैर फूले हुए थे, पैंट फट चुकी थी, स्किन सड़ रही थी, गल रही थी और पस बहने लगा था। वे टारगेट को छुए बिना ही नाइटमेयर में फंस चुके थे, अपने ही शरीर को सड़ते मरते हुए देखने का नाइटमेयर। उसी क्षण एरिक की ब्लड शॉट आंखों में एक साधारण सी हथेली दिखी, जिसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर हल्के से खींचा। धड़ाम! यूनिट 403 का दरवाज़ा बंद हो गया। एरिक और उसकी टीम अचानक उन क्रिएचर से अलग हो गए। कंट्रोल लौट आया, हालांकि पैर अब भी कांप रहे थे। एरिक ने इंजरीज देखने में समय नहीं लगाया। उसने उस हथेली और उसके मालिक की ओर देखा। सामने एक जवान आदमी खड़ा था, एंशियंट टॉप हैट, लंबा काला रोप, बिल्कुल साधारण चेहरा, ऐसा कि 5 सेकंड बाद याद भी ना रहे। उस आदमी ने शांत स्वर में कहा कि वह सिंसियरली सलाह देगा कि वे लोग यहाँ से लौट जाएं और यह मामला आर्क बिशप या हाई रैंकिंग डीकन्स पर छोड़ दें। फिर उसने दूसरा ऑप्शन रखा, उससे विश मांगने का। उसने खुद को वॉन्डरिंग मैजिशियन बताया और नाम मर्लिन हर्मिस, और कहा कि दूसरों की विशेष पूरी करना उसकी स्पेशलिटी है। क्लाइन यानी वही आदमी पूरी कोशिश कर रहा था कि सामने वाला विश मांगे। एरिक के दिमाग में ट्रेनिंग की चेतावनियां गूंजी। हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स कभी कभी सील्ड या इम्प्रिजन्ड होते हैं और विश ग्रांटेड आइटम्स का नाटक करते हैं ताकि लोग उन्हें आज़ाद करते हैं। उसने सावधानी से पूछा कि अगर वे विश ना मांगें तो क्या वह एबनॉर्मेलिटी रिजॉल्व नहीं करेगा। क्लाइन कुछ सेकंड सोचता रहा, टॉप हैट को छुआ, हल्की सी आह भरी और मुस्कुराया। उसने कहा कि विश ना भी मांगो, वह फिर भी कोशिश करेगा। एरिक ने टीम की ओर देखा और फिर विश किया कि इस कमरे की एबनॉर्मेलिटी पूरी तरह खत्म हो जाए और आसपास पर असर ना डाले। क्लाइन ने हल्की ताली बजाई और कहा, योर विश विल कम ट्रू। उसने समझाया कि भीतर की चीज़ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को सप्रेस कर सकती है, मगर यह एब्सोल्यूट नहीं है। कहते कहते उसने आईबॉल शेप्ड ग्लास बॉल निकाली, दरवाज़ा थोड़ा खोला और उसे अंदर फेंक दिया। गेंद उड़ते हुए आसपास की रोशनी खींचने लगी और एक मिनी सन जैसी प्योर सनलाइट फैल गई। अगले ही पल दरवाज़ा बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद क्लाइन ने दरवाज़ा खोला। भीतर की सभी 6 आकृतियाँ गायब थी। हवा में बस धीरे धीरे कंडेंस होती बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स बची थी। बदबू और ठंड पूरी तरह मिट चुकी थी। एरिक ने पूछा, क्या यह खत्म हो गया? क्लाइन ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, जड़ अभी भी बाकी है। और पूछा कि क्या उन्होंने इस जगह के मालिक की जांच की है। एरिक ने बताया कि मालिक खुद को जॉन कहता है, एक अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर जो रात में टेलीस्कोप से कॉस्मोस देखता है। क्लाइन बिना हिचक अंदर गया और टेलीस्कोप के पास झुका। एरिक ने वार्निंग देने का सोचा, मगर वह चुप रहा। लेंस के भीतर क्लाइन ने एक चमकता हुआ सपने जैसा रात का आसमान देखा और फिर उसकी नज़र एक विशाल आँख पर टिक गई। ग्रेस वाइट स्लेरा, पेल येलो आइरिस, उभरी हुई नसें और उनसे टपकता ट्रांसल्यूसेंट पस। वह आँख जैसे दूसरी तरफ से लेंस से चिपकी हुई थी। और उसी पल क्लाइन समझ गया, यह सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं था, यह एक दरवाज़ा था कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड की तरफ खुला हुआ। टेलीस्कोप के उस पार जो आँख थी वह सिर्फ देख नहीं रही थी, वह जवाब दे रही थी। और अब सवाल यह नहीं था कि जॉन यानी नौसिखिया एस्ट्रोनॉमर ने क्या देखा। सवाल यह था कि उसे देखने की इजाज़त किसने दी, क्योंकि जब आसमान वापस देखने लगे तो ज़मीन पर कुछ भी सुरक्षित नहीं रहता और कहानी यहीं से और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। तो हमने देखा कि सिटी ऑफ सिल्वर ने रोशनी देखी, फोर्स ने दरवाजे के पार एक किंग ऑफ एंजल्स की आवाज़ सुनी और क्लाइन ने तबाह शहर में चमत्कार छोड़ा। लेकिन क्या हर चमत्कार एक कीमत मांगता है? जो टेलीस्कोप के पार झांक रहा था वो आखिर था कौन? इन सवालों के जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे।
और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू।